Assalamualaikum. We hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the law gut and today we will do order 6. Order 6 is about pleadings. Pleadings means plaint or written statement. दावा या जवाब दावा. इस ऑर्डर में वो गाइडलाइंस बताई गई हैं जिनके मुताबिक आपने अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना होता है. So let's see what order 6 states. Rule 1 pleadings. Pleadings shall mean plaint or written statement. यानी pleadings में plaint और written statement दोनों include हैं. दावा और जवाब दावा दोनों pleadings कहलाते हैं. Rule 2 pleadings to state material facts and not evidence. Every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claims or defense as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall when necessary be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. इसमें रूल 2 में सिंपल सी बात ये की गई है कि आपने जो अपना दावा लिखना है या जो जवाब दावा लिखना है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट दोनों, उनमें आपने सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, यानी अपने केस से रिलेटेड हकायक सिर्फ लिखने हैं. उसमें एविडेंस नहीं लिखनी. सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल फैक्ट्स हकायक की केस के बताने हैं कि ये हुआ. उसमें आपने एविडेंस से रिलेटेड बातें नहीं लिखनी. प्लस जो दूसरी बात की गई है कि ये जो आपने अपने फैक्ट्स लिखने हैं उनको पैराग्राफ्स में लिखना है. नेक्स्ट थिंग, उनको नंबर्स देने हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग करके उन पैराग्राफ्स में आपने लिखना है और सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं. रूल 3 फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स. The forms in Appendix A when applicable, and where they are not applicable, form of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings. अब ये Appendix A क्या है? CPC के एंड पे कुछ फॉर्म्स अपेंडिक्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने बताया गया, उनके स्पेसिमेन दिए हुए हैं कि आपने इस फॉर्म में अपनी प्लेंट को या रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है. अब इसमें अपेंडिक्स ए जो है यहाँ पे उसमें वो स्पेसिमेंस बताए गए हुए हैं दावे से रिलेटेड, प्लेंट से रिलेटेड कि आपने कैसे लिखने हैं, तो उनको फॉलो करना है. रूल 3 में सिंपल्स कहा गया है कि जो एंड पे सीपीसी के फॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके आपने अपना, यानी उसी पैटर्न पे अपना प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट लिखना है. लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली उस तरह ना हो रहे हो तो उससे मिलते जुलते लिखने हैं. ये नहीं होना कि अपनी तर्ज पे एक लेटर की तरह आपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट लिख देना है. नहीं, वो उसी तरह नंबरिंग करके जो स्पेसिमेन बताए गए हैं, टाइटल लिखना है, फिर सूट की हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद नंबर्स में आना है, नीचे प्रेयर लिखनी है. सो सारा उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है. रूल 3 में ये क्या है. रूल 4 particulars to be given when necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form aforesaid. Particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleadings. रूल 4 में ये कहा गया कि अगर आप अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में जो भी आपकी प्लीडिंग्स हैं उसमें अलेज कर रहे हैं मिसरेप्रेजेंटेशन को, फ्रॉड को, अनड्यू इन्फ्लुएंस को, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आपने उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताने हैं. सिर्फ ये नहीं कह देना कि जी उसने मेरे साथ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन उसमें डेट्स एंड टाइम्स ये सब कुछ भी आपने मेंशन करना है. उस अनड्यू इन्फ्लुएंस, उस मिसरेप्रेजेंटेशन, उस फ्रॉड से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स को आपने अपनी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में आपने मेंशन करना है. जो भी ये बता दी गई, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड, विलफुल डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, मिसरेप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स को आपने मेंशन करना है. रूल 5 further and better statement or particulars. A further and better statement of the nature of the claim or defense, or further and better particulars of any
matter stated in any pleadings may in all cases be ordered upon such terms as to cost and otherwise as may be just. अगर किसी इसमें फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट इसका कोर्ट समटाइम्स ऑर्डर दे सकती है कि आपने फॉर इंस्टेंस एक सूट फाइल किया है, उसमें जो आपने प्लेंट लिखा है उसमें पूरे फैक्ट्स नहीं लिखे, कुछ बातें कम लिख दी हैं या एम्बिगुअस हैं, तो इस सिचुएशन में अदर पार्टी जो है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है कि इसने जो ये अपना प्लेंट लिखा है या रिटन स्टेटमेंट लिखा है ये एम्बिगुअस है, इसमें बातें क्लियर नहीं है, इसने पूरे फैक्ट्स लिखे नहीं, इसने कंसीलमेंट्स की हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन में वो एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट फिर उस पर ऑर्डर कर सकती है कि आप एक फर्दर स्टेटमेंट ये या बेटर फर्दर स्टेटमेंट या बेटर स्टेटमेंट आप दें, यानी अपने प्लेंट को या अपने रिटर्न स्टेटमेंट को इम्प्रूव करके आप नई अमेंडेड किस्म का एक अपना प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट दें। तो ये होती है फर्दर या बेटर स्टेटमेंट जो अपोजिट पार्टी देती है अगर कुछ बातें कंसील की गई हों, पूरे फैक्ट्स ना दिए गए हों। इस सिचुएशन में फर्दर और बेटर स्टेटमेंट रूल 5। रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट। Any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleadings by the plaintiff on defendant as the case may be and subject thereto, and an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleadings. Condition precedent का मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई शर्त थी, फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका घर खरीदूंगा, तो बी ने कहा है ख़रीदना चाहता हूं, तो बी ने कहा है कि जी आप मुझे पहले 25% या 30% इतनी अमाउंट देंगे, फिर आप बाद में मेरी पूरी फिर आप बाद में मुझे इस डेट को बाकी पैसे देंगे और मैं आपके घर ट्रांसफ़र कर दूंगा। बट जो ए है वो अपनी ये कंडीशन पूरी नहीं करता और स्ट्रेट वे जाके कोर्ट में सूट फाइल कर देता है, तो कोर्ट उससे पूछेगी क्या ये जो कंडीशंस थी वो आपने फुलफ़िल की थी, यानी अपना पार्ट आपने पूरा करना। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब किसी ना किस्म की जो शर्त होती है वो फिर मेंशन करनी ज़रूरी होती है कि आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, इवन देन द अदर पर्सन जो है वो उसको ओबे नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट को। सो कंडीशन प्रेसिडेंट मींस किसी भी किस्म की अगर कोई शर्त थी, कोई कंडीशन थी, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच थी तो आपने वो मेंशन ज़रूर करनी है। ये होती है कंडीशन प्रेसिडेंट। इसका मतलब इससे आप ये साबित करते हैं कि आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया और ये दूसरे का फॉल्ट है। कंडीशन प्रेसिडेंट रूल 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। डिपार्चर रूल 7 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड्स ऑफ क्लेम और contain any allegation of the fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। अब इसमें ये मतलब है कि रूल 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिपार्चर रूल 7 इसमें ये है कि जो कुछ आपने प्लेंट में लिख दिया है प्लेंटिफ ने, या जो कुछ रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने लिख दिया है, वो अपनी जो गवाही देगा, जो एविडेंस देगा, वो उससे बाहर हट के नहीं दे सकता। वो कोई न्यू ग्राउंड्स ऐसे अपनी एविडेंस में नहीं ला सकता जो कि उसने अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में ना दिए हों। ये होता है डिपार्चर, यानी नो बडी कैन गो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स, यानी जो कुछ आपने दावे में लिख दिया है, जो कुछ आपने जवाब दावे में लिख दी है, आपने अपनी एविडेंस उससे रिलेटेड ही देनी है। एविडेंस में आपने न्यू फैक्ट्स नहीं लाने, अगर लाओगे तो वो कंसिडर नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी बात थी जो आपने मेंशन नहीं की अपने दावे में या अपने जवाब दावे में, तो उसका हल ये होता है कि आप अमेंडमेंट करवाओ अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अमेंडमेंट नहीं करवाई और आप एविडेंस में आके न्यू फैक्ट्स ले आओ। ये था डिपार्चर, कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है अपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में उससे बाहर नहीं जा सकते हो आप। सो दावा या जवाब दावा जब भी लिखना है ना, बड़ा सोच समझ के लिखना होता है। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट where a contract is alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party
shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matter of fact from which the same may be implied, and not as a denial of legality or sufficiency in law of such contract. इसका मतलब ये है डिनाइल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने बे डिनाइल कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, और कल को वो कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रूव हो रहा है तो आप फिर उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था या वैलिड नहीं था या इलीगल था। अगर तो आपने जो उसका डिनाइल करना है तो बड़ा सोच समझ के करें, फिर बाद में आप उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रूव कर दिया प्लेंटिफ ने। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर डिनाई करना है तो वो सिर्फ उसके फैक्ट से रिलेटेड होगा। अगर तो आप उसकी लीगैलिटी को चैलेंज करना चाहते हैं तो एक्सप्रेसली आपने मेंशन करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था, फिर उससे रिलेटेड आप एविडेंस दे सकेंगे। अगर आपने बेयर डिनाइल किया है तो फिर उसकी लीगैलिटी को आप आफ्टरवर्ड्स चैलेंज नहीं कर पाएंगे। रूल 9, इफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड। Whenever the contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the documents or any part thereof are material. इसमें ये कहा गया कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट उसके पूरे कंटेंट्स उठ के अपने प्लेंट में या अपनी रिटन स्टेटमेंट में आप मेंशन करेंगे। आप उनका ब्रीफ सा, उनका कंसाइज सा, उनकी फॉर्म में उसकी स्टेटमेंट बता सकते हैं, लेकिन पूरा आपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट नहीं लिखने अपनी प्लेंट में। रूल 10, मैलिस नॉलेज एटसेट्रा। Whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other conditions of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. यानी इसमें ये बताया गया है अगर तो आप अपनी प्लेंट में या अपने रिटर्न स्टेटमेंट में किसी बंदे के से रिलेटेड कोई मैलिस बताना चाहते हैं, उसकी बदनीति बताना चाहते हैं, या कोई फैक्ट उसने कंसील किया है, उसको नॉलेज था लेकिन उसने बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया, तो आपने सिर्फ इस हद तक एज ए फैक्ट ही उसको लिख देना है कि इसको इस बात का नॉलेज था या इसने इस फैक्ट को कंसील किया है। ये नहीं करना कि उससे रिलेटेड आप सारे सरकमस्टांसेस भी लिखना शुरू कर दें। सिंपल वर्ड्स में आपने उसको एज ए फैक्ट ही लिख देना है वहाँ पे अपनी प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में कि इसको नॉलेज था या इसने कोई कंसीलमेंट की है या इसकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी। एज ए फैक्ट ही आपने उसको लिख देना है, मेंशन कर देना है वहाँ पे। रूल 11, notice. Whenever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the price terms of the such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने किसी बंदे को कोई नोटिस देना है किसी चीज़ से रिलेटेड और अगर आपने दिया है तो उससे रिलेटेड आप सिर्फ इतना ही लिख दें एज अ फैक्ट कि जी इसको नोटिस दिया गया था, उसके आपने नोटिस के पूरे कंटेंट्स नहीं लिखने, क्योंकि जो होता है प्लेंट या जो होता है रिटन स्टेटमेंट ये बहुत इसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, इसमें एविडेंस आपने नहीं लानी, इसीलिए इसको कंसाइज रखा जाता है अपने फैक्ट्स को। अब यहाँ पे आपने एक बंदे को नोटिस देना था, आपने उसको नोटिस दिया है, अब ये क्या मुनासिब लगेगा कि आप पूरे नोटिस को अंदर अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में लिख दें? नहीं, आपने सिर्फ एज ए फैक्ट लिखना है कि इस डेट को मैंने इसको ये नोटिस दे दिया था, इस चीज़ से रिलेटेड, इनफ है। पूरे कंटेंट्स उस नोटिस के लिखने ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी हो तो कंसाइज फॉर्म में उस नोटिस में क्या लिखा था वो आप लिख सकते हैं, लेकिन पूरे कंटेंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल 12, implied contracts or relations. Whenever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of letters or conversation or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letters, conversations
और सर्कमस्टांसेस विदाउट सेटिंग आउट इन डिटेल। अब इसमें भी वही बात आ गई कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या इम्प्लाइड रिलेशंस होते हैं, एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए ना कि आप दो पार्टीज़ मिली, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में लिख लिया, वो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समटाइम्स ख़ास तौर पे बिज़नेस में इस तरह होता है, बिज़नेस की अपनी कस्टम्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। समटाइम्स फ़ोन पे वो सीरीज़ ऑफ फ़ोन्स होती हैं, उनकी कन्वर्सेशंस होती हैं जिससे उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, वो उनके दरमियान डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, उससे ही इन्फर किया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन पार्टीज, और वो ओबे भी करती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट। वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। किसी ने सीरीज़ ऑफ लेटर्स किसी को लिख दी हैं जिसमें ए कह रहा है कि मैं आपसे ये चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, या कुछ भी आपसे आपका घर ख़रीदना चाहता हूँ, बी उसको रिप्लाई करता है। सो इस किस्म के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या इम्प्लाइड रिलेशंस होंगे उसको एज ए फैक्ट लिख दें। आपको सारे वो लेटर्स उनको उठा के अपनी प्लेंट में नहीं लिखना या अपने रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं लिखना। आपने कंसाइज फॉर्म में उनकी टर्म्स अगर कोई हैं कंसाइज फॉर्म में वो आप लिख सकते हो, लेकिन पूरे को उठा के नहीं लिखना। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रूल 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नीदर पार्टी यानी दोनों पार्टियां, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी, need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side। अब इसका मतलब इस presumption of law rule 13 में ये बताया गया कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि प्रिज्यूम किए जाते हैं, कोर्ट ने उनको मान के चलती है कि ऐसे ही है, उनको आपने प्रूव नहीं करना, उनको अदर पार्टी पे दूसरी साइड पे उसका बर्डन होता है, उन्होंने उसको प्रूव करना होता है। उससे रिलेटेड आप उनको प्रूव करना ना शुरू कर दें अपनी प्लीडिंग्स में। फॉर इंस्टेंस एक माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या एक बंदा जो कि मेंटली डिसेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और दूसरी पार्टी ने उस पर सूट फाइल करना है, तो ये तो ऑब्वियसली आपने ये इतना नहीं अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में चले जाना है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ तो है कि ऑब्वियसली एक माइनर जो है वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कोर्ट को भी पता है, कोर्ट तो ये बात मान के चल रही है। अब ये दूसरी साइड ने प्रूव करना है कि जी वो माइनर था या नहीं था। आपने इसी बात पे अपने आप प्रूव नहीं करना शुरू कर देना कि एक माइनर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये तो अंडरस्टूड बात है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कि कोर्ट यहाँ तक तो आपका बात वैसे ही मान के चल रही है कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो इस बात को प्रूव नहीं करना शुरू कर देना कि माइनर जो है ना उससे रिलेटेड ये लॉ है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor। यानी अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और आपके साथ माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये बात तो आपकी फेवर में है, और as which the burden of proof lies upon the other side। और obviously ये तो अदर साइड पे आ गया कि उन्होंने प्रूव करना है कि वो माइनर था या नहीं था, unless the same has first specifically denied। अब इसमें वही बात आ गई है कि आपने जो प्रिजम्पशंस है ना लॉ की उनको प्रूव नहीं करना, जो आपकी फेवर में है वो दूसरी साइड पे बर्डन है, उन्होंने ही प्रूव करना। 14 प्लीडिंग्स टू बी साइंड, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज प्लीडिंग। अब इसमें ये बताया गया है, रूल 14 सिंपल सा है, इसमें ये बताया गया कि जो भी प्लीडिंग्स होती हैं यानी जो प्लेंट होती है, जो दावा दायर करता है प्लेंटिफ, या जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो जवाब दावा दायर करता है मुद्दल है, उन दोनों को प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को और डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट को साइन करना होता है, उनके सिग्नेचर्स ज़रूरी हैं। और अगर कोई किसी के थ्रू कर रहा हो साइन, फॉर इंस्टेंस अगर किसी माइनर ने कोई सूट फाइल करना है तो वो अपने गार्डियन के थ्रू करेगा, तो वो ऑथराइज होगा तो वो साइन करेगा। बट सिंपल वर्ड्स में अपनी प्लीडिंग्स को साइन करना ज़रूरी है, रूल 14 में ये कह दिया गया। रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग्स।
अब वेरिफिकेशंस ऑफ द प्लीडिंग. Sub rule 1, save as otherwise provided by the law for the time being in force. Every pleading shall be verified on oath or solemn affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to be. अब इसमें ये बताया गया जब हम प्लेंट लिखते हैं, दावा लिखते हैं या जवाब दावा लिखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि आपने एंड पे उस दावे के एक वेरिफिकेशन लाजमी देनी है. अब वेरिफिकेशन इसको उर्दू में कहते हैं तस्दीक. अगर आप उर्दू के दावे देखेंगे तो उनके एंड पे तस्दीक होती है, इंग्लिश के देखेंगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है. ये जो प्लेंटिफ होता है या डिफेंडेंट होता है, उन्होंने ऑन ओथ वहाँ पे लिखा होता है कि जो पैराग्राफ्स हैं इस प्लेंट के वो ट्रू है मेरे नॉलेज के मुताबिक. सो ये हमेशा प्लेंट के एंड पे या रिटन स्टेटमेंट के एंड पे जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उन्होंने ऑन ओथ वेरीफाई करना होता है कि कंटेंट्स ऑफ दिस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. ये कंपल्सरी है. रूल 15 में ये बताया गया. रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स. द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स order to be struck out or amend any matter in the pleadings which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. अब इसमें रूल 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें यह बताया गया कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर तो कोर्ट को लगता है कि जो किसी भी स्टेज पर एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पर कोर्ट ये कर सकती है कि किसी ख़ास फैक्ट को, किसी ख़ास मैटर को कोर्ट कहे कि इसको स्ट्राइक आउट करो, इसको निकालो अंदर से, कोई स्कैंडलस बात हो, कोई इस किस्म की बात हो जो मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से ट्रायल को कि जो प्रेजुडिस हो रहा हो या फिर ट्रायल में डिले हो रही हो. तो रूल 16 में कोर्ट के पास ये पावर है. किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है उस मैटर को, उस फैक्ट को स्ट्राइक आउट कर सकती है. रूल 17, द कोर्ट में एट एनी स्टेज. अब यहाँ पे भी कोर्ट में 16 में भी एट एनी स्टेज था, 17 में भी एट एनी स्टेज है. द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी और टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining of real question in controversy between the parties. अब यहाँ पे ये कहा गया है रूल 17 में कि कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी स्टेज पे अगर कोई पार्टी को ये लगता है कि मुझे अपनी प्लीडिंग्स में, अपने प्लेंट में या अपने रिटन स्टेटमेंट में कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स रह गए हैं उनको मैं ऐड करवाना चाहता हूँ, तो उस अगर मैं नहीं करवाऊँगा तो मेरा जो केस है वो इफ़ेक्ट होगा, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है और कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है एट एनी स्टेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस के क्या फैक्ट्स नए आए हैं. अब इसमें इस सेक्शन को थोड़ा सा अमेंड होना चाहिए. अब ये एट एनी स्टेज है, इसका मतलब है कि एविडेंस ख़त्म हो रही हो उस वक्त कोई अपनी प्लेंट को अगर अमेंड करने की एप्लीकेशन दे दे तो ये प्रोलॉन्ग करने वाली बात है. अब इस रूल को अमेंड होना चाहिए. इसमें कुछ ना कुछ टाइम लिमिट आनी चाहिए, बिफोर ट्रायल होना चाहिए. या अब यहाँ पे तो सेक्शन में तो लिखा है एट एनी स्टेज, वो कोई भी बंदा अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर रियल डिस्प्यूट को मैंने डिसाइड करना है तो इसको अलाउ करो. इस सूरत में कोर्ट अलाउ कर देती है. बट रूल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके मुताबिक ही अमेंडमेंट्स की प्लीडिंग्स में कोर्ट इजाज़त दे सकती है. एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए कोर्ट को. रूल 18 भी इसी से रिलेटेड है. उसमें टाइम बता दिया गया. फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर. अगर इसमें ये 17 और 18 दोनों आपस में रिलेटेड हैं. 17 में उसने अप्लाई किया, फिर कोर्ट ने अगर उसको अलाउ कर दिया तो ये उसके बाद की बात बता रहा है. इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर टू for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose of by the order. यानी अगर किसी बंदे ने अप्लाई किया तो उसको इजाज़त दे दी कि आप अमेंड कर लो अपनी प्लीडिंग्स को, लेकिन उस टाइम में उसने अमेंड ही नहीं किया. और इफ़ नो
टाइम इज़ देयर बाई, यानी अगर तो कोर्ट ने कोई स्पेसिफाई टाइम कर दिया कि 7 दिन के अंदर कर लो, 10 दिन के अंदर कर लो, 30 दिन के अंदर कर लो, उसके अंदर उसने अमेंड नहीं किया, या फिर अगर कोर्ट ने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया लिमिटेड देन विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो फिर 14 दिन का मान के चलना है। अगर तो टाइम उस ऑर्डर में लिख दिया गया कि इतने दिन में अपनी प्लेंट को या अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड कर लें तो ठीक है, उन दिनों में अगर उसने अमेंड नहीं किया, या फिर अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया था, फिर आपने मान के चलना है कि विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन वो ऑर्डर हुआ, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid and of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। तो यहाँ पे आगे कह दिया है कि अगर तो उसने विद इन दैट टाइम जो कोर्ट ने उसको दिया था, या अगर कोर्ट ने उसको टाइम नहीं दिया था तो 14 दिन का टाइम हम मान के चलेंगे, और उस 14 दिन में अगर उसने अमेंड नहीं किया तो उसको फर्दर फिर बाद में अमेंड करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अनलेस एंड पे उन्होंने कह दिया कि अगर कोर्ट को लगता है कि टाइम एक्सटेंड करना चाहिए तो कर भी सकती है। तो ये था ऑर्डर 6, इसमें ये अमेंडमेंट से रिलेटेड 17-18 फिर आ जाता है। इसके अलावा 16 ये इम्पॉर्टेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है, फिर आ जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिनाइल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसमें गाइडलाइंस बताई गई हैं कि आपने प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते हुए कैसे ड्राफ्ट करना है, किन किन चीज़ों का डालना है और किस हद तक डालना है। ये नहीं कि लंबे चौड़े सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ उसके पूरे के पूरे उनके कंटेंट्स लिखना शुरू कर दें। सो प्रिसाइज फॉर्म में एक प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट को लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। ये था जी ऑर्डर 6। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।